और जो बेहतर एजुकेशन है वो हमें शहरों में ज़्यादा मिलता है। वजह क्या है कि वैसे इंस्टीट्यूट हमारे रूरल एरियाज में नहीं है। सर, क्या ये सिस्टम बच्चों को डिसिप्लिन और मेहनत सिखा रहा? जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन को सिखाता है एजुकेशन। शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? अब ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है। ये सब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी तुलना में, स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ए पंछी, कुछ और उड़ो, तुमको अंबर तक जाना है, अपने इन नन्हे पंखों में आकाश सजा कर लाना। एक ऐसा सिस्टम जहां डिग्री जरूरत हो गई है और स्किल ऑप्शन बन चुका है। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समाज के बारे में जो हमें शिक्षा तो देता है लेकिन रोजगार नहीं, जो हमें डिग्री तो देता है लेकिन स्किल नहीं सिखाता। तो क्या स्किल जरूरी है और कितना जरूरी है हमारे लाइफ के लिए? आज हम इसी सब चीजों पे बात करेंगे एक बेहतरीन टीचर के साथ, प्रवीण कुमार शुक्ला सर। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार शुक्ल। वर्तमान में मैं एआरपी के पोस्ट पर हूँ, कप्तानगंज ब्लॉक, जिला कुशीनगर में। और मेरी जो मूल पोस्टिंग है वो असिस्टेंट टीचर मोतीचक ब्लॉक, जो कुशीनगर में है, वहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको फुरकान जी, जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक ज्वलंत मुद्दा जो कि सबके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ये कि इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए कि वाकई में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा भारतीय शिक्षा प्रणाली जो चल रहा है, वो किस तरफ जा रहा है, इसके विषय में चर्चा होनी चाहिए। और आपने मुझे इस योग्य समझा और आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ ही साथ मैं अपने बहुत ही घनिष्ठ आफ्ताब सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने के लिए आपसे बात की। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्राइवेट स्कूल इतना महंगे और गवर्नमेंट स्कूल ध्वस्त क्यों है? अब देखिए, प्राइवेट स्कूल महंगे हैं और गवर्नमेंट स्कूल ध्वस्त, ये आपका प्रश्न है। इस समय परिस्थितियां देखने में आ रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। और इसकी सच्चाई है, ये सच है कि प्राइवेट स्कूल आज लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप, जैसा लोग सोच रहे हैं उसके अनुसार लोगों को कंटेंट मिल रहा है। वहां पर प्राइवेट स्कूलों में व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से लोग अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना सही समझ रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं वो। अब देखिए, दूसरी चीज आती है, जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ध्वस्त होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं है, ध्वस्त नहीं हो रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में कौन से टीचर्स जाते हैं? जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बीट करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यूज फेस करते हैं, उसके बाद वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। तो देखिए, आज गवर्नमेंट स्कूल धराशायी हो रहे हैं। ये जो आपका प्रश्न था, मैं अभी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इस पे, क्योंकि धराशायी नहीं हो रहा है। आज हमारे वहाँ वो वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो हर फील्ड में अपना बेस्ट करके आए हुए हैं। केवल पढ़ाने को लेकर के बस नहीं है, टीचर्स केवल पढ़ाने के लिए बस नहीं है, उनकी पढ़ाने के अतिरिक्त और भी गैर शैक्षणिक कार्य बहुत सारे हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि चाइना जो बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, वहाँ डिग्री के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ स्किल भी सिखाया जाता है। जैसे लॉन्ड्रिंग की भी स्किल होती है, फास्ट फूड का ठेला लगाने का भी स्किल होता है, कारपेंटिंग की भी स्किल होता है। हर चीज तरफ से उसको डेवलप किया जा रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो क्यों नहीं है? सिर्फ उसको ऐसा नॉलेज दिया जाता है कि डिग्री लेना है या सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है। इसको इंडिया कैसे देखता है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ये, और ये बेहतर चीज है। आपने एग्जाम्पल दिया चाइना का। जैसे चाइना है, और भी चाइना के साथ साथ जापान है, अमेरिका है, ऐसे बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर हमें एजुकेशन, केवल एजुकेशन नहीं, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देखने को मिलती है। और ये सफल होने का, व्यक्ति के सफल होने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि वो शिक्षा को केवल
एक पढ़ने का साधन न मानते हुए रोजगार का साधन भी बनाएं। जैसा आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक नहीं देखने को मिला, लेकिन जो हमारी एनईपी 2020 आई है, इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी में इन चीजों का समावेश किया गया है। रोजगार युक्त शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा, इसकी बातें की जा रही हैं। और देखिए, ये जो अभी लागू किया गया है, इसके पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जैसे भारतीय जो शिक्षा प्रणाली रही है, शुरुआत से जब हम गुरुकुल से बात करते हैं, गुरुकुल से देखते हैं, तो गुरुकुल में भी था। जब प्राचीन समय में पढ़ाई होती थी, बच्चों को एक आश्रम में पढ़ाया जाता था, वहां पर बैठा करके और रटंत पे ज्यादा फोकस किया जाता था। वहां पे बोलने का सिर्फ अध्यापक बोलते थे और बच्चे सुन के याद करते थे। और वहां पर ऐसा नहीं था, उसके साथ ही साथ उनको स्किल्ड एजुकेशन भी दिया जाता था, उनको बेहतर इंसान बनाने की प्रक्रिया चलाई जाती थी। बाद में धीरे धीरे ये चलता रहा, रटने पे ही ज्यादा जोर दिया गया। अरे आप जब 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट हुआ, राजीव गांधी जी ने स्टार्ट कराया था, उसके पहले तक हमारे विद्यालयों में प्रॉपर हर विद्यालय में ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई और उसके तहत प्रत्येक विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड की स्थापना के लिए वो कार्यक्रम चलाया गया। फिर उसके बाद से 1986 से लेकर के यह स्टार्ट हुआ और ये प्रक्रिया चली धीरे धीरे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म की प्रोसेस है नहीं, लंबा चलता है। एजुकेशन सिस्टम में देखिए, कोई भी बदलाव ये शॉर्ट टर्म का नहीं होता है कि हमने लागू किया और वो तुरंत अप्लाई हो जाए, इसमें टाइम लगता है। तो जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, फिर उसको चलते चलते सन 2002 तक जब सर्व शिक्षा अभियान SSA आया हमारा, तब जाकर के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सफलता हुई और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में टीचर्स की नियुक्ति मैक्सिमम बड़े पैमाने पर की जाने लगी। तो उसके तहत शिक्षा मित्र और भी अन्य टीचर्स की वैकेंसी आई और हमारे विद्यालय शिक्षा से परिपूर्ण, शिक्षकों से परिपूर्ण हुए। फिर उसके बाद अभी ये देखिए 2002 से लेकर के अब तक का ये प्रक्रिया चला है। अब इसके बाद जो हमारा, जैसे कि इसके पहले की हमारी एजुकेशन सिस्टम था 10+2 पे आधारित था। फिर उसके बाद अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, इसमें अब चर्चा की गई है कि हम शिक्षा को रोजगार परक और कौशल आधारित शिक्षा का इसमें हम समावेश करेंगे। और ये जो अभी हम पीछे चले जा रहे थे, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमियां थी कि वो रोजगार युक्त शिक्षा नहीं देता है, लेकिन अब NEP के आने से ये हमें आने वाले 10 से 15 सालों में ये चीज हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक अच्छे ट्रेड पे चलेगा। सर, भारत देश की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो 90वें स्थान पर है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये जो है ये आंकड़े हमें वाकई में असंतुष्ट करते हैं, क्योंकि देश का भविष्य, जो देश होता है, देश का विकास, देश का भविष्य, ये हमारी शिक्षा और गुणवत्ता पर ही ज्यादा निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि है तो अभी निराशाजनक है, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा में जो सिस्टम में है हमारा परिवर्तन आ रहा है और निसंदेह हमारा देश बेहतर पोजीशन में होगा आने वाले कुछ सालों में। सर, जैसा कि हम देखते हैं, गवर्नमेंट टीचर को भी पढ़ाने के लिए बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो आपने ऐसी बात पूछ ली है जो वाकई में बहुत बड़ी चीज है। ये गवर्नमेंट टीचर्स का दर्द, इनकी परेशानियां, देखिए मैं ज्यादा, हैं तो बहुत सारी, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस कुछ ही चीजें मैं कहना चाहूंगा कि आप हमें केवल और केवल चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और किताबों तक सीमित रहने दें। हम वाकई में समाज को वो बेहतर दिशा देंगे, वो बेहतर दिशा और दशा दोनों तय कर देंगे जिसका सपना सभी संजोए हुए हैं। इसके अतिरिक्त, पढ़ाने के अतिरिक्त जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे कि देखिए पेपर वर्क तो है, पेपर वर्क तो हमें करना ही करना है, क्योंकि हम नौकरी में हैं और जहां पे भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें पेपर वर्क करना है। हमें अपने विभाग की कुछ चीजें हैं, विभागीय जो है शैक्षणिक कार्यों की जो पेपर वर्क्स हैं, उसमें हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आप देखेंगे
अभी आपने फेस किया होगा अपने निर्वाचन नामावली में अपना नाम देखा होगा, किसी का नहीं होगा उसको भी सही करवाने के लिए। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम गवर्नमेंट टीचर्स कराते हैं। लिहाजा समाज में एक छवि जाती है कि टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं विद्यालयों में। हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है, हमारा जो मूल जगह है, वहां पे हमको करने नहीं दिया जा रहा। उसके अतिरिक्त हमसे बहुत सारे कार्य कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ा समस्या जो है यही है कि हमें केवल और केवल अपने ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, किताबों तक ही हमें रखा जाए। सर, यूरोपियन देश फिनलैंड, जहाँ की अर्थव्यवस्था 46वें नंबर पे है, वहाँ का स्कूली सिस्टम बेस्ट है। और हमारा देश जो चौथे नंबर पे अर्थव्यवस्था में आता है, वहाँ का स्कूलिंग सिस्टम ध्वस्त पड़ा हुआ है। यहाँ की स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं है उसकी तुलना में। सर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। फिनलैंड 46वें नंबर पे होते हुए काफी अच्छी स्कूलिंग सिस्टम देता है। हमारे वहां सर देखिए, जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से हमारा केंद्र और राज्य सरकार, इन दोनों का रेशियो होता है शिक्षा पे खर्च करने का। उसके हिसाब से खर्चे होते हैं, खर्च किया जाता है। दिक्कत आती है सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में। देखिए हमारे वहाँ कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आप दिल्ली में देखें हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ पे। सरकारी स्कूल पे में एडमिशन कराने के लिए लोगों को लाइन लगवानी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं और तमाम तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। उसके अलावा अभी देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि एजुकेशन सिस्टम हमारे वहाँ का मतलब स्कूल हमारे खराब हैं बहुत सारे। आप देखिए जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि सरकारी विद्यालय, आप नवोदय विद्यालय को ले लीजिए, केंद्रीय विद्यालय ले लीजिए। इसके साथ ही साथ हमारे बेसिक शिक्षा में विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा होती है, अटल आवासीय स्कूलों के ये परीक्षाएं होती हैं। इन सब में एडमिशन के लिए लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ये विद्यालय हमारे इतने अच्छे स्कूल हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, टीचर्स की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है, तो ये काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो देखिए, जैसे हम तुलना करते हैं कि गवर्नमेंट प्राइमरी सेक्टर्स, गवर्नमेंट के जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी व्यवस्थाओं में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फेल्योर कर जाते हैं। सर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझता है? जी हाँ, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी चीजें हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावी हैं। उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का काम करती हैं। सर, क्या गवर्नमेंट गांव के बच्चों को बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा? देखिए फुरकान, है ये सही, गांव के बच्चों को और एजुकेशन तो प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं, सबसे बड़ी चीजें जो आती हैं कि सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, और जो बेहतर एजुकेशन है वो हमें शहरों में ज्यादा मिलता है। वजह क्या है कि वैसे इंस्टीट्यूट हमारे रूरल एरियाज में नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूट रूरल एरियाज में नहीं है जहां पे हम बहुत ही बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करा पाए। सर, क्या ये सिस्टम बच्चों को डिसिप्लिन और मेहनत सिखा रहा? जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन तो सिखाता है एजुकेशन, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है उसमें सारी चीजें डिसाइड है कि आपको कितना पाठ्यक्रम कब तक पूरा करना। और देखिए डिसिप्लिन जो होता है ना, डिसिप्लिन ये केवल पढ़ाई में नहीं है, डिसिप्लिन हमारा एक व्यक्ति के जीवन में होता है, जीवन के हर पहलू में डिसिप्लिन होता है। चाहे आपके सोने, जागने, पढ़ने और अन्य बाकी दिन के अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप में डिसिप्लिन होना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम ही हमें ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन सिखाता भी है। सर, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे प्रेशर भी बढ़ते जाते हैं, तो क्या ये सिस्टम बच्चों को प्रेशर झेलने वाला बना रहा? नहीं, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को प्रेशर हैंडलिंग नहीं सिखा पाता है। क्योंकि देखिए हमने कई सारे एग्जांपल्स आपने भी देखे होंगे, जैसे कि आया था कि कई सारे आईएएस और भी बड़े-बड़े अधिकारी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उन परिस्थितियों में अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं, प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और उसका
कुछ न कुछ दुष्परिणाम देखने को मिल जाता है। तो प्रेशर हैंडलिंग जो है वो एजुकेशन सिस्टम से ना आके वो प्रैक्टिकल जो लाइफ स्किल है उससे प्रेशर हैंडलिंग आती है। तो हमें ज़्यादा फोकस इस पर करना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन के क्या मूल्य हैं और जीवन के मूल्यों को जीने की क्या कला है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या पढ़ाई सब कुछ है? नहीं, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। क्योंकि शिक्षा देखिए ज़रूरी है। एक व्यक्ति को समाज में सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बात कही जाए कि शिक्षा सब कुछ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये समाज जो है वो चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि हर तरीके के कार्य हैं और सब चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ही होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादातर हमें फोकस करना चाहिए कि व्यक्ति एजुकेट हो, लिटरेट हो, साथ ही साथ वो अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करे जो उसके जीविकोपार्जन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो। सर जब शिक्षक ही शिक्षित ना हो, बहुत जगह देखा जाता है कि शिक्षक जो है वो शिक्षित नहीं हो, बच्चों को सही से पढ़ा भी नहीं पाता। देखिए फुरकान, जब शिक्षक शिक्षित होगा तभी वो शिक्षक बनेगा। पहली चीज, शिक्षित होके ही शिक्षक बना है। बात आ रही है कि टीचिंग स्किल की। तो टीचिंग स्किल की, जैसे कि जब आप टीचर बनते हैं, उसके पहले जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपको टीचिंग स्किल सिखाई जाती है। साथ ही साथ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में, हमारे जो करिकुलम में चाइल्ड पेडागॉगी होती है, तो उसमें हम बाल विकास के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, बच्चों को समझने के सिद्धांत हम पढ़ते हैं। साथ ही साथ अभी किस हिसाब से हमें किस बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, वो चीजें सिखाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि टीचर शिक्षित नहीं है, टीचर शिक्षित होते हैं। सिर्फ उनके मेथड ऑफ टीचिंग क्या है उनका, कि वो बच्चों को कितना प्रभावित कर पाता है। विद्यालय में अध्यापक पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से वो नहीं पढ़ाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है। मतलब पूरे हर जगह जहां भी देखा गया है, टीचर्स, मैं खुद एज ए टीचर मेहनत करता हूं और हमारे बच्चे काफी प्रभावित होते हैं इससे और उनको लाभ मिलता है। सर कास्ट की वजह से भी बच्चों में स्कूल में भेदभाव होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले ये सिस्टम था लेकिन अभी कहीं ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। कहीं कास्टिसिज्म इन एजुकेशन बच्चों के साथ कहीं नहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। और हम जैसे कि हम बिलोंग करते भी हैं रूरल एरिया में, उन बच्चों के साथ, हम ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं सर जो मतलब जिनके माँ-बाप का भी रोल हमें ही प्ले करना पड़ता है, टीचर्स का भी रोल हमें ही प्ले करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनके माँ-बाप कभी पूछते ही नहीं कि बेटा तुमने स्कूल में क्या पढ़ा है? तुम्हारे पास बुक्स हैं, पेंसिल हैं, कॉपी पेन है कि नहीं है? हम टीचर्स ही उनका सारा ध्यान रखते हैं, उनके बैग चेक करते हैं, उनके बैग में जो नहीं होता है फिर हम अपने पास उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा टीचर्स के नजरिए में कहीं भी ऐसा भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। बच्चों में भी आपस में नहीं होता है। हमारे वहाँ सभी कास्ट के सभी बच्चे आते हैं और सब एक साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके एजुकेशन लेकर पाएंगे। सर आपने कहा विश्व गुरु, तो क्या भारत देश विश्व गुरु की तरफ जा रहा? देखिए, प्रयास जो है वो उस दिशा में चल रहा है और विश्व गुरु, जैसे कि गुरु की बात होती है कि वो सबको शिक्षा देने का काम करे। जो कहीं भी किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में आपको कुछ सिखाया जाता है वो आपका गुरु होता है। तो जैसा कि सरकारी नीतियां हैं और भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से शिक्षा को लेकर के चर्चाएं की जा रही हैं, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है, तो निसंदेह एक ना एक दिन हम इस पोजीशन पर जरूर पहुंचे। सर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ता है? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करना, देखिए ये मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला है कि हमारे विद्यालयों की, जैसे मैक्सिमम आंदोलन होते हैं जो कि विद्यालयों की व्यवस्थाओं के लिए होते हैं, साथ ही साथ शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने के लिए, कुछ अपने विशेष अधिकारों के लिए ये प्रोटेस्ट किए जाते हैं। सर हम जैसा कि अपने देवरिया शहर की बात कर लें, सर आप भी देखते होंगे, हमारी ऑडियंस भी देखती होगी, हम भी देखते हैं कि सर जो गवर्नमेंट स्कूल है
उसकी तुलना में, स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? नहीं, देखिए ये बात तो आपकी सही है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा सुंदर नजर आते हैं गवर्नमेंट स्कूल की तुलना में। देखिए हमने चर्चा इसके पहले भी किया था कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। प्राइवेट स्कूल केवल और केवल पूरी तरीके से फाइनेंशियली वो एक ऑनरशिप के अंदर होते हैं, जो कि एक मैनेजमेंट उसको बेहतर तरीके से बनाने का और बेहतर से बेहतर सजाने का काम करता है। जबकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से प्रोवाइडेड फंड के द्वारा संचालित होते हैं, जिनके कुछ नियम होते हैं। जैसे बेसिक स्कूल है तो वो सिर्फ एक मंजिल के ही होंगे और उनमें बेसिक 3 4 5 कमरे तक होंगे। जो जूनियर हाई स्कूल है वो भी एक मंजिल ही रखे जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके तहत हम इसको रखे हुए हैं। और लोग, सबसे बड़ी बात क्या आती है ना, बेसिक स्कूल भी बहुत सुंदर सुंदर विद्यालय हैं, आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने देवरिया के भी कुछ मॉडल स्कूलों का विजिट करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुशीनगर में दिखाना चाहूंगा, मोदी चक में हमारे वहाँ भी कई सारे विद्यालय हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर हैं। वजह क्या है? लोग वहाँ के लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन उसमें बहुत अच्छा रहता है। सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी लोगों की देखभाल में रहनी चाहिए, समस्त पूरे गांव समाज के लोगों की देख रेख में नजर रहनी चाहिए। सर आप जो बात कह रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपके नजर में ऐसा स्कूल हो? जी हाँ, देखिए इसका एग्जाम्पल मैं खुद का अपना विद्यालय में बताऊं कि मोतीचक ब्लॉक में, कुशीनगर जिले के मोतीचक ब्लॉक में लम्हा टोला गोनरिया नाम का मेरा विद्यालय है। मेरी विद्यालय पर जब पोस्टिंग, अभी तो वहां से मैं निकल गया, अभी मतलब मेरा आरपी के पद पे हूँ मैं कप्तानगंज। उसके पहले वहां पे मैंने स्कूल की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा था बहुत ही शानदार। जो कैंप उसके उस बाउंड्री के अंदर मैंने फ्लावर्स, इतने अच्छी अच्छी तरीके की फ्लावर्स थे, पूरा क्यारी बना करके और काफी सुंदर मैंने माहौल बनाया हुआ था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई कि जब तक हम विद्यालय में रहते हैं, टीचर्स कहीं भी, और ये देखिए समस्या मैं सारे पूरे प्रदेश के विद्यालयों की बता रहा हूँ, जब तक टीचर्स विद्यालय में होते हैं तब तक कोई अराजक तक तो वहां पे नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे ही स्कूल बंद हुआ, गेट बंद हुआ, उसके बाद इतने सारे गांव के जो कि अनभिज्ञ लोग हैं, जो इनके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि ये हमारे गांव की संपत्ति है और हमें अपनी इस संपत्ति को जागरूक, इसको सुंदर बनाना है, सुंदर बनाने का ये उनके अंदर नहीं आइडिया आता है। वो उसको डिस्ट्रॉय करने पे लग जाते हैं, तोड़ने पे। कहीं भी कुछ भी मिलेगा वो उसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, खराब कर देंगे। और ये चीजें लगभग में पूरे प्रदेश में है, हर विद्यालय में। लेकिन जहां पर आज ये व्यवस्था सुदृढ़ है, बाउंड्री ऊंची है, लोगों का, अराजक तत्वों का अंदर प्रवेश नहीं होता है, वहां पर बहुत ही सुंदर स्थितियां हैं। जैसे कि हम अपने मोतीचक में हमारे वहां कई सारे पुरानी एक विद्यालय है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, देखिए सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है, सरकार आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, सरकार आपको चीजें उपलब्ध करवाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी हम सभी आम नागरिकों की है। सर अगर आपके बच्चों को पढ़ाना हो तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे या गवर्नमेंट स्कूल में? देखिए अभी की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, जैसे कि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूं और मैंने अपने विद्यालय में अपनी बिटिया को मैं लेके जाता रहा पढ़ाने के लिए। और लगभग में 2 साल पहले मैंने उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया। वजह इसकी ये रही कि दरअसल मेरी स्कूल से ज़्यादा दूरी थी विद्यालय की और हमेशा कार से आना जाना संभव था नहीं। फिर उसके बाद एक और वजह रही है कि हमारे विद्यालय में एक अकेले मैं अध्यापक बच गया था। तो देखिए बच्चों को इस समय जो सारी चीजें चाहिए, हर विषय का ज्ञान चाहिए, साथ ही साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी उनसे करवानी है। तो उसके लिए हमें पर्याप्त मात्रा में अध्यापक चाहिए विद्यालय में। और जहां पर भी पर्याप्त मात्रा में अध्यापक उपलब्ध हैं, वहां पर आप देखेंगे हर हर वर्ग के, हर तबके के लोग, यहाँ तक कि अध्यापक के बच्चे भी उन विद्यालयों में जा रहे हैं। सर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसकी प्राइवेट संस्थाएं जो तैयारियां कराती हैं, जो बड़े बड़े चार्ज करते हैं, 2.5 लाख 1.5 लाख 1 लाख रुपए लेते हैं पढ़ाने के, सर कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा नहीं है जो लाख लाख रुपए को जीरो पर लेकर है? देखिए ये क्या है ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो कि अभी दिल्ली, कोटा, पटना हब बना हुआ है,
ये इनके पास अधिकार होता है फी रेगुलेशन का। जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और आपको पता भी होगा कुछ संस्थानों में 25% सीटें भी होती हैं ऐसे समाज के ऐसे बहुत ही ज्यादा गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सीटें निर्धारित भी की गई हैं। कुछ जगह हैं ऐसे जहां पर कि ये फीस बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो जैसा कि शुरू में भी मैंने बताया कि ये एक व्यवसाय है, व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में जितना ज्यादा जिसका बाह्याडंबर है उतना ज्यादा वो चार्ज करता है, जिसका जितना ज्यादा शो ऑफ है वो उतना ज्यादा चार्ज करता है। अगर एक लाइन में हमको जानना हो प्रवीण कुमार शुक्ला कौन है तो क्या कहेंगे? प्रवीण कुमार शुक्ला एक अध्यापक हैं, एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर शिक्षा बिजनेस हो चुका है, इस पे आप सहमत हैं या नहीं? बहुत हद तक सहमत हैं। सर आजकल के बच्चे सब्जेक्ट चूज करते हैं वक्त सब दोस्तों को देखकर चूज करते हैं या घर का प्रेशर रहता है? बच्चे चूज करते हैं सब्जेक्ट, ये तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आजकल के गार्जियंस पे। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि बच्चे के जन्म, हमारे वहाँ तो ऐसी सिस्टम है कि बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है, उसके बाद ही बहुत सारे पेरेंट्स बता देते हैं कि ये मेरा बेटा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेटी है तो डॉक्टर बनेगी, या इसको मैं आईएएस बनाऊंगा। कितने पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं कि मेरे सपने जो मैं नहीं पूरा कर पाया मेरा बेटा पूरा करेगा। तो वो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या क्वालिटी है। जैसा कि आपने 3 इडियट फिल्म में देखा होगा कि बच्चा, वो जो फरहान है, वो क्या करना चाहता है, वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है, बनाया इंजीनियर लेकिन करता है। उसके डैड उसको जबरदस्ती इंजीनियर बनाने पे भिड़े रहते हैं। तो वो जो उसमें बहुत ही मोटिवेशनल फिल्म है, वो सबको देखना भी चाहिए। आज मतलब 12 साल से ज्यादा हो गए उस फिल्म को रिलीज हुए, और अभी बहुत ही ज्यादा उससे बेहतर चीजें सीखने को मिली हैं कि उसमें उसका जो है, आप रटने पे ध्यान मत दो, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला है, आप अपनी स्किल पे ध्यान दो, स्किल को अपना मजबूत बनाओ, वो आपके बेहतर जीवन में आपको हेल्प करेगी। सर क्या मार्क्स कम आने पर बच्चों को समझाया जाता है या कंपेयर ताने मारे जाते हैं? देखिए सर, ये तो वाकई में विडंबना है हमारे समाज की। आज भी मैक्सिमम केसेस मिलते हैं, जैसे हम लोग रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद अक्सर ये न्यूज मिलती है देखने को, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के थ्रू, कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर ली। देखिए, ये समाज की बहुत बड़ी कमी है। हम बच्चे को आज आंकने लगे हैं केवल और केवल उसके मार्क्स से, जो कि वाकई में स्वीकार योग्य नहीं है। बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट, अरे सर मैंने देखा है, एक रिपोर्ट पढ़ी थी रशिया में, रशिया की एक स्कूल की बात है। वहां पे एक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा था, कॉपी उसने अपनी सादी जमा कर दी थी, फिर भी टीचर्स ने उसको 2 मार्क्स दिए थे। जब बात उस टीचर से पूछी गई कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया, देखिए हम बच्चे को का आकलन केवल मार्क उसके लिखने से, उसके रटने से, रट के उसने जो लिखा है उस पर हम नहीं दे सकते। बच्चे के एफर्ट पे उन्होंने ध्यान दिया, बच्चा ने एफर्ट किया, बच्चा घर से निकला, जिस भी माध्यम से स्कूल पहुंचा, परीक्षा में शामिल हुआ, सबसे बड़ी बात उसकी ये रही है। सर साइंस लेने वाले को स्ट्रॉन्ग और आर्ट लेने वाले को वीक समझा जाता है, सर ऐसा क्यों? देखिए, इसके लिए तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हमारा ये जो सिस्टम है ना, ये हो जाता है। जैसे आज आप देखें ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो बैंक का हुआ, रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में मैथमेटिक्स का पोर्शन है, और बाकी सारे पोर्शन है उसमें, इंग्लिश है, मैथ। तो एक हमारी सोच ये बन गई है कि बच्चा अगर मैथमेटिक्स से पढ़ेगा, अगर वो 12th मैथमेटिक्स से पढ़ रहा है, तो वो कम से कम ये पोर्शन जो होगा, मैथ्स का पोर्शन, इसमें वो वीक नहीं होगा। और एक बात और आती है कि मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग में भी अच्छे होते हैं, और जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनकी जीएस और जीके भी वो जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। थोड़ी सी बात हायर जो परीक्षाएं होती हैं उसमें आ जाता है कि हाँ, वो निबंध वाली निबंध की जो बातें आती हैं, तो उसमें भी थोड़ा प्रयास करने पे ये हो जाता है। सर अभी आज की कंडीशन ये है ना कि आपको आर्ट्स कॉलेज देखने को नहीं मिलेंगे, या कहीं भी आप किसी सीबीएसई बोर्ड में चले जाइए, आईसीएसई बोर्ड, इवन यूपी बोर्ड में भी ऐसी कंडीशन आ रही है कि मैथ्स की क्लासेस भरी हुई हैं, 3-3 4-4 सेक्शन चल रहे हैं, बायो की क्लासेस भरी हुई हैं, लेकिन वहीं आर्ट्स के बच्चे नहीं उपलब्ध हैं।
तो ये एक सोच बनी हुई है। और इसके साथ ही साथ ये एक बात और आती है कि कौन सी एजुकेशन जो हमें रोजगार मुहैया करा रही है, रोजगार उपलब्ध करवा रही है, उसकी वजह से ये और आर्ट्स और साइंस का ये चल रहा है। सर क्या गांव के बच्चे मेहनती होते हुए भी फैसिलिटी की वजह से पीछे रह जाते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। गांव के बच्चों में टैलेंट बहुत ज्यादा है, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी कि उनके पास वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, उनको वो बेहतर इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल पाते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने क्वालिटी को एक्सप्लोर कर पाए, तो वो वहां पे डंप कर जाते हैं। उनको एक एक बच्चा जो भी पढ़ के 10th क्वालिफाई किया है अच्छे मार्क्स से, उसको अब बेहतर स्कूल में जाना है, जैसे कि वो शहर के किसी अच्छे स्कूल में जाना चाहता है, लेकिन उसके घर से दूरी इतनी ज्यादा है कि वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे कि अब मैंने क्लास 10th क्वालिफाई किया, मैं अपने गाँव में था, फिर उसके बाद मेरे गाँव से फुरकान जी मैं बता रहा हूँ कि 3 लोग, केवल एक बच्चा पहले गया था और उसके बाद मैं, फिर बाद में एक और बच्चा। उस समय मैंने केवल 3 बच्चे हम लोग गांव छोड़ के और गोरखपुर शहर में गए 11th से पढ़ने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, सबको अवसर नहीं मिल पाता है। सर क्या एजुकेशन में पैसा लगाने से रिजल्ट खरीदा जा सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत से न्यूज देखने को मिलते हैं। अम, देखिए ये बात तो है, आती है ये सब बातें सुनने को, बहुत सारी चीजें कि पैसे के बल पे उन्होंने डिग्री खरीद ली। देखिए एजुकेशन कभी भी पैसे के दम पे नहीं लिया जा सकता। आप व्यक्ति को शिक्षित पैसे के दम पे नहीं कर सकते, आप उनको बेहतर चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसा कि बेहतर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन दिलवा दें, बेहतर किताबें दिलवा दें, बेहतर टीचर्स अवेलेबल करवा दें उनको। लेकिन आप डिग्री जो है वो, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको डिग्री मिल सकती है। लास्ट में आपसे एक चीज कहना चाहेंगे, देखिए सफलता पाने के लिए एक सबसे बड़ी चीज है, वो है डिसिप्लिन्ड मैनर में काम करते रहना। हम सभी विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि आपके जो भी लक्ष्य हैं, सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है आपको, और सिर्फ आप एक ही चीज सोचो कि करना है तो करना है। अब चाहे उसके लिए परिस्थितियां जो भी आए, अप्स डाउन जो भी आए, हमें उसमें उसमें परेशान नहीं होना है। देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं, ये लाइफ की सबसे बड़ी चीज है कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। बेहतर क्या होता है कि हम उन प्रॉब्लम, उन हर्डल्स को पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, हम उन हर्डल से रुक ना जाएं। ठोकर खाकर गिरना, उठना, चलना, ये सबसे बड़ी बात होती है। देन एक चीज है, शिव खेड़ा की एक लाइन है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंट। मतलब जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग ढंग से करते हैं। सर इस मंच से सर हमारे ऑडियंस कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए फुरकान, वाकई में ये आपकी बहुत ही अच्छी पहल है, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की, और लोगों तक तमाम माध्यमों से, अलग अलग लोगों से उनको, उनके विचारों को पहुंचाने की। और वाकई में आपका जो प्रयास है ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और जैसा कि आपने सारा कुछ देवरिया में आपने इतनी स्टैंडर्ड सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, जो जैसा मतलब ज्यादा मेट्रो सिटीज में देखने को, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल रहा था कि पॉडकास्ट जैसी सर्विस जो आप यहाँ से उपलब्ध करवा रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है। और बस ऊपर वाले से यही हमेशा प्रार्थना है कि आपको जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल करने में मदद करें, आपको आगे बढ़ाएं। अब तक की हमारी बातचीत में यकीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे किए गए सवाल और हम सर के दिए गए जवाब आपको यकीनन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर हमसे या सर से कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड बी पॉजिटिव।